हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम है किशोर और आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 एनिमे ऑफ रोमांस एंड कॉमेडी दैट यू नीड टू वॉच। देखो, इससे पहले भी मैंने एक रोमांस कॉमेडी वाली लिस्ट बनाई थी और ये भी एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट में वो वाली लिस्ट से बिल्कुल ही डिफरेंट एनिमेस है। मतलब वहाँ पे 10 अलग एनिमेस, यहाँ पर 10 अलग एनिमे। सो अगर आप एक ऐसे एनिमेस को देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको रोमांस और कॉमेडी देखने के लिए मिले, सो ये वाला वीडियो और इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करा था वो वाला वीडियो भी चेकआउट कर लेना। इसमें जितने भी एनिमेस मैं बताने वाला हूँ वो सारे के सारे एनिमेस को आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। So without wasting any time, let's get started. Number 10, Monthly Girls नोज़ाकी-कुन। अब यहाँ पर होता क्या है, इस एनिमे के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स है। ऐसी हमारी जो फीमेल मेन कैरेक्टर है वो एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती है और अपनी इस फीलिंग को कन्फेस करने के लिए वो उस लड़के के पास जाकर के ये चीज को कन्फेस भी करती है, लेकिन वो लड़का उसको अपना ऑटोग्राफ थमा देता है। बाद में पता चलता है कि वो जो लड़का है वो एक बहुत ही बड़ा और फेमस मांगा आर्टिस्ट है जो कि एक दूसरे नेम के अंदर अपनी मांगास को पब्लिश करता है और उसके कई सारे ऐसे सीक्रेट फैंस है जो कि उसकी रियल आइडेंटिटी को जानते हैं। और फिर ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं और धीरे से हमारे जो फीमेल मेन कैरेक्टर होती है वो इस लड़की की असिस्टेंट बन जाती है और इसी बीच में उसको उसके और भी असिस्टेंट मिलते हैं जो कि काइंड ऑफ फनी है, ठीक है। और इस एनिमे में ऐसे और भी कैरेक्टर्स हैं जिनकी खुद की लव स्टोरी बैकग्राउंड्स में चल रही है और साथ साथ में कुछ कॉमेडिक एंड हिलेरियस कैरेक्टर जिनको देखने में लिटरली मजा आ जाता है। और इसी बीच में हमारी फीमेल मेन कैरेक्टर ये चाहती है कि भैया कभी तो जाकर के ये बंदा मुझे नोटिस करे और ये पूरी की पूरी स्टोरी इसी के ऊपर डिपेंड होती है। सो अगर आपको एक ऐसा एनिमे देखना है जिसके अंदर आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने के लिए मिले, हिलेरियस लेवल की कॉमेडी देखने के लिए मिले और आपको ये भी पता चले कि मांगा बनाने में कितनी मेहनत लगती है, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 9, माय टीन रोमांटिक कॉमेडी। अब इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है दरअसल उसकी आइडियोलॉजी नॉर्मल लोगों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। वो सोचता है कि एक आइडियल लाइफ जीना और एक खुशी वाला यूथ होना ये शायद झूठ ही है, और अगर तुमको कोई ये चीज बोल भी रहा है तो वो खुद भी झूठ बोल रहा है। और इसी चीज से लेकर के उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो काइंड ऑफ रूड और साथ साथ में अनकोऑपरेटिव होती है उसके फ्रेंड्स और उसके टीचर्स के साथ में। इसी वजह से उसके जो टीचर्स होते हैं वो उसको एक स्पेशल क्लब में डाल देते हैं, जो क्लब बेसिकली ऐसे स्टूडेंट को हेल्प करता है ताकि वो लोग सोसाइटी में नॉर्मलाइज हो सके। और यहीं पर उसकी मुलाकात एक और लड़की से होती है जो कि स्कूल की आइस क्वीन होती है। मतलब कतई जहरीली दिखती है वो, मतलब आई मीन ब्यूटीफुल, जहरीली बोलने का तरीका। और पता चलता है कि उसकी लाइफ में भी उतनी ही प्रॉब्लम है जितने की हमारे मेन कैरेक्टर की लाइफ में प्रॉब्लम है। और इसी बीच में इन दोनों को और भी कैरेक्टर्स मिलते हैं और सब कैरेक्टर के पास अपनी एक स्टोरी या फिर अपनी एक आइडियोलॉजी होती है और कैसे ये कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ घुल मिल करके एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और इसी बीच में आपको रोमांटिक और कॉमेडी का एक्सेप्ट कैसे देखने के लिए मिलेगा, ये सब कुछ देखने के लिए आपको ये एनिमे देखना पड़ेगा। नंबर 8, फ्रूट बास्केट। फ्रूट बास्केट के अंदर वैसे तो बहुत सारे सीजन है और इसके पहले सीजन की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि हमारी फीमेल मेन कैरेक्टर एक ऐसी लड़की है जिसको चाइनीज जोडियक बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये बेसिकली ऐसी स्टोरीज होती है जिनके अंदर स्पेशल टाइप के एनिमल्स के बारे में बात करी जाती है और इस टाइप की स्टोरीज उसको उसकी मदर पहले सुनाया करती थी, लेकिन अब उसकी फैमिली में एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से अब ये होमलेस हो चुकी है और अब ये एक जगह पर एक टेंट बनाकर उसके अंदर रहती है। बेसिकली ये एक होमलेस बन चुकी है, पर इसको नहीं पता है कि जिस जमीन पे रह रही है वो किसी और व्यक्ति की जमीन है। कुछ समय बाद उस जमीन का ओनर इसको देख लेता है और अपने काइंड हार्ट की वजह से उसको इनवाइट भी करता है उसके घर के अंदर। तभी उसको पता चलता है कि जिस फैमिली में उसको इनवाइट करा गया है वो उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है, क्योंकि अगर उनके फैमिली के मेंबर्स को अपोजिट सेक्स के द्वारा हक किया जाए, मतलब कि अगर मेल एक फीमेल को हक करता है या फिर एक फीमेल मेल को हक करती है, सो वो लोग एक जोडियक एनिमल में चेंज हो जाते हैं। अब इस बीच में आपको बहुत सारा लाफ्टर, बहुत सारी कॉमेडी, बहुत सारा रोमांस और बहुत सारी ऐसी चीजें देखने के लिए मिलेगी जो काइंड ऑफ मिस्टीरियस तो लगती है, साथ साथ में वो चीजें बहुत ज्यादा हंसी भी दिलाती है। सो अगर एक ऐसा एनिमे देखना है जिसमें आपको हंसी मिले, उसमें आपको रोमांटिक कॉमेडी देखने के लिए मिले और साथ साथ में उसमें मिस्टीरियस एक्सपेक्ट भी हो, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 7, टोनिकावा ओवर द मून फॉर यू। इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हर चीज में बेस्ट है। वो अपना नाम इस कंट्री की हिस्ट्री बुक में छोड़ करके जाना चाहता है। उसने अभी कुछ ही समय पहले नेशनल मॉक रैंक एग्जाम में फर्स्ट रैंक हासिल करी है और उसने अपने पूरे लाइफ गोल को एकदम सेट करके रखा है। एक तरीके से उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से सेट है। उसने सब कुछ मैप आउट करके रखा हुआ है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक ही दिन वो ऐसे ही जा रहा होता है, तभी उसको एक लड़की दिखती है
वो लड़की इतनी सुंदर होती है कि भैया वहीं पिघल जाता है ये व्यक्ति, और इस वजह से इसके रास्ते से ध्यान भटक जाता है और उसे ध्यान भटकने के चक्कर में एक ट्रक बस इससे टकराने वाला होता है। लेकिन थैंक गॉड ये मरता नहीं है या फिर ये इसी का ही नहीं होता है। वो लड़की जिसके ऊपर ये पिघल गया है वो इसको बचा लेती है। जो लड़का है वो मौके से हाथ नहीं गंवाना चाहता और उससे डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या हम दोनों डेट कर सकते हैं। वो लड़की बोलती है कि हम कर तो सकते हैं लेकिन अगर हमारी शादी हो गई हो तो। सो बेसिकली ये दोनों शादी कर लेते हैं एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में। सो अगर ऐसा एनिमे देखना है जिसके एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में दो मेन कैरेक्टर्स की शादी हो जाती है तो डू चेक आउट दिस एनिमे। थैंक यू। नंबर 6, रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेंपाई। तो इस एनिमे में एक काइंड ऑफ रेयर डिजीज की बात करी गई है जिसको यहाँ पे प्यूबर्टी सिंड्रोम कहा गया है। जैसे इसमें होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति प्यूबर्टी में आता है उसके साथ में कुछ सुपरनैचुरल इंसिडेंट होने लग जाते हैं और कोई भी व्यक्ति इस चीज में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। लेकिन इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है उसका कहना है कि उसने ये चीज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करी है कि भैया उसकी और उसके सिस्टर के साथ इस चीज को लेकर के बहुत ही बुरा हुआ है और उसके लिए प्यूबर्टी सिंड्रोम किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है। और वहीं पे एक फीमेल मेन कैरेक्टर की बात करी गई है जो कि बचपन से ही एक चाइल्ड एक्ट्रेस है और अभी अभी जाकर के उसने अपना एक्टिंग का करियर काइंड ऑफ रोक दिया है और वो पब्लिक में भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है। इसका पीछे का रीजन कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ समय बाद हमारा मेन कैरेक्टर लाइब्रेरी में कुछ काम कर रहा होता है और तभी उसको वो लड़की दिखती है, वो भी एक बनी गर्ल सूट में। अब ये चीज देख करके कोई भी उस व्यक्ति को नोटिस नहीं कर रहा होता है, मतलब लाइब्रेरी में इतने सारे लोग बैठे लेकिन उस लड़की के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं होता। ये मेन कैरेक्टर को भी नहीं पता है कि वो क्यों इस लड़की को देख सकता है, लेकिन वो जब ये बात उससे कंफर्म करता है तो उसको पता चलता है कि इस लड़की को भी प्यूबर्टी सिंड्रोम हो गया है। और यहीं से इन दोनों की काइंड ऑफ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट होती है जिसके अंदर आपको रोमांस देखने के लिए मिलेगा और साथ साथ में आप कई सीन पे शायद रो भी दो। सो अगर एक ऐसा एनिमे देखना है जिसके अंदर बहुत सारा सैडनेस हो, बहुत सारा लाफ्टर हो और बहुत सारा रोमांटिक सीन्स भी हो, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 5, माय ड्रेस अप डार्लिंग। ये एनिमे अगर आपको देखना है तो एक्चुअली हिंदी में भी अवेलेबल है क्रंची रोल पे। सो इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है वो एक ट्रेडिशनल डॉल आर्टिस्ट है जो कि जापानीज ट्रेडिशनल डॉल्स को क्रिएट करता है और इसके लिए उसके पास कई सारे सेट ऑफ स्किल्स है और यूं कह सकते हो कि डॉल्स बनाना उसकी काइंड ऑफ एक वियर्ड हॉबी है और इस हॉबी की वजह से कोई भी उसका पास में नहीं आना चाहता। लेकिन एक दिन जब वो क्लास में अकेला बैठा रहता है तब उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। उस समय तो उस लड़की पे वो उतना भी ध्यान नहीं देता है और ना ही लड़की उस पर कोई ध्यान देती है, लेकिन कुछ ही समय बाद जब वो स्कूल के आर्ट रूम में एक अपनी ड्रेस पर सिलाई मशीन से काम कर रहा होता है तभी वो लड़की वहाँ पर आ जाती है और ये चीज देख करके वो एकदम शॉक हो जाती है कि कैसे एक लड़के को सिलाई करना आता है, क्योंकि वो खुद भी कुछ समय से सिलाई करने को सीख रही थी और ट्राई कर रही थी खुद की एक ड्रेस क्रिएट करने की। बाद में उसकी सिलाई करने की ड्रेस की स्किल्स देख करके हमारी लड़की इंप्रेस हो जाती है और उसको बोलती है कि क्या वो इसके लिए एक ड्रेस को क्रिएट कर सकता है। तब वो लड़की बताती है कि उसको कॉस्प्ले का बहुत ही ज्यादा शौक है और एक इरोटिक गेम है जिसका वो कॉस्प्ले करना चाहती है। और यहीं से इन दोनों की काइंड ऑफ रोमांटिक एंड कॉमेडिक स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पे मेन कैरेक्टर उसके लिए ड्रेसेस बनाता है और हमारी फीमेल कैरेक्टर उन ड्रेसेस को पहन के दिखाती है। वैसे स्टोरी में और भी सारी चीजें हैं, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। और वैसे ये एनिमे हिंदी में भी अवेलेबल है, सो क्रंची रोल पे जाकर के देख सकते हो। नंबर 4, टोराडोरा। सो इस एनिमे के अंदर दो कैरेक्टर्स है, एक मेल मेन कैरेक्टर और एक फीमेल मेन कैरेक्टर। अब हमारा जो मेल मेन कैरेक्टर है वो वैसे तो एक बहुत ही जेंटल और काइंड व्यक्ति है, लेकिन उसका फेस कुछ अलग ही बताता है। उसके फेस की वजह से वो ऐसा दिखता है कि कहीं बहुत ही बुरा गुंडा होगा ये और इसके साथ में कुछ बहुत बड़ी गैंग भी होगी। इसका फेस ही कुछ ऐसा है, कुछ कर नहीं सकते इस बारे में। वहीं पे हमारा जो फीमेल मेन कैरेक्टर है उसकी हाइट बहुत कम है, काइंड ऑफ लिटरली बच्ची जैसी दिखती है वो, पर वो अपने साथ में एक वुडन कटाना रखती है ताकि अगर उसके साथ कोई भी छेड़ी ले रहा हो तो उसको बस वो काट के रख दे। और एक दिन इन दोनों की एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मूवमेंट में मुलाकात होती है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और उसके बाद एक दूसरे को काइंड ऑफ हेट करने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि जो हमारी फीमेल मेन कैरेक्टर है उसका क्रश है मेल मेन कैरेक्टर के बेस्ट फ्रेंड के साथ में। या काइंड ऑफ वियर्ड है, राइट। वहीं पे एक और वियर्ड थिंग पता है क्या है कि हमारा जो मेल मेन कैरेक्टर है उसका जो बेस्ट फ्रेंड है उसको क्रश है हमारी फीमेल मेन कैरेक्टर के बेस्ट फ्रेंड के साथ। मतलब एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड के साथ क्रश है। काइंड ऑफ क्या बताऊं मैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, राइट। सो ये दोनों अब क्या डिसाइड करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे ताकि एक दूसरे के क्रशेस पे ये लोग बेसिकली हेल्प कर सके। सो बेसिकली स्टोरी के अंदर होता क्या है कि ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक बेसिक अलायंस बना लेते हैं
नंबर 3, लव, चिनोबियो एंड अदर डिल्यूजन्स। सो बेसिकली इस एनिमे की स्टोरी आपको ये बताने की कोशिश करती है कि हर व्यक्ति की लाइफ में एक एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है जहां पर आप अपने आप को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर समझने लग जाते हो कि भैया तुम ही सब कुछ हो, तुम एक स्पेशल व्यक्ति हो जिसके पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर्स है। देखो मैंने भी ऐसा करा है, सो काइंड ऑफ मेरा भी एम्बैरेसिंग पास्ट है थोड़ा सा। सच बता रहा हूँ, मैं टावल लपेट करके क्रिश बन के घूमता था। यस, और मैं शक्तिमान भी बनाऊं भाई, गोल गोल घूमता था मैं उसके लिए। सो ऐसे ही कुछ एम्बैरेसिंग मूवमेंट को हमारा मेन कैरेक्टर अपनी लाइफ से हटाना चाहता है। दरअसल उसने बचपन में ऐसे बहुत सारे कांड करे हैं और इस वजह से वो एकदम ही नया फ्रेश स्कूल में जाता है जहाँ पर उसके रिलेटेड या उसको पहले कोई पहचानने वाला कोई भी ना हो, और इसलिए वो वहाँ पर एक नई लाइफ शुरू करना चाहता है जो कि चिनोबियो फ्री हो। बेसिकली चिनोबियो एक टर्म है जो कि ऐसे लोगों को रिफर करती है जो कि अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि वो लोग किसी फैंटेसी वर्ल्ड में है, और वहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि अपने आप को द वेसल ऑफ द विकेड आई बताती है। बेसिकली वो एक चिनोबियो है जो कि इस डिल्यूजन में है कि भैया वो कोई बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, और इसके बीच में उनकी मुलाकात और भी सारे कैरेक्टर से होती है जो कि ऐसे ही कुछ चिनोबियोज है तो कुछ अपनी चिनोबियो फ्री लाइफ से जीना चाहते हैं। और यहीं पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसकी ये चिनोबियो फ्री लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है जब उसकी मुलाकात इस लड़की से होती है। सो कैसे ये लड़का अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है और कैसे ये लड़की इसको बार बार टीज करती है उसके चिनोबी लाइफ के एम्बैरेसिंग पार्ट्स को दिखा करके। सो ये सब कुछ तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके भी ऐसे कोई चिनोबियोज पार्ट हो जैसे कि आप क्रिस बन के घूमते हो या फिर शक्तिमान या फिर सुपरमैन, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जैसे कि मैंने बताया मेरा। नंबर 2, रिकवरी ऑफ एन एमएमओ जंकी। अब इस एनिमे की स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है लेकिन बड़ी ही सिंपल है बेसिकली अगर तुम एक ओवरव्यू से समझने की कोशिश करो तो। सो हमारा मील जो कैरेक्टर है वो एक कॉर्पोरेट वर्कर है, ठीक है। वो एक गेम खेलता है जो कि एक ऑनलाइन एमएमओआरपीजी गेम है। बेसिकली एमएमओआरपीजी गेम इस टाइप के गेम होते हैं जहाँ पे मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं और आप किसी चीज को बैठ के ग्राइंड करते हो। अगर मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो ये हो सकते हैं गेंशिन इम्पैक्ट या फिर ब्लैक डेजर्ट ऑनलाइन या फिर मैं कहूँ फाइनल फैंटेसी XIV। ये सभी गेम्स एक MMORPG गेम्स है। सो ऐसे ही गेम होता है और उसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर लॉगिन होता है। ये अपना एक कैरेक्टर क्रिएट करता है जो कि किसी लड़की के जैसा दिखता है और वो एक हीलर बनता है और उस कैरेक्टर का नाम होता है लिली। और ऐसे ही हमारे पास एक फीमेल मेन कैरेक्टर है। उसने कुछ ही समय पहले अपनी जॉब छोड़ी है जो कि पिछले 11 साल से कर रही थी। अब जॉब छोड़ने के बाद उसके पास जो फ्री टाइम बचा है इसके लिए वो एक MMORPG गेम खेलती है और ये वही गेम होता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर खेल रहा है। और इसमें वो क्या करती है अपने आप को एज अ फीमेल ना बता करके एज अ मेल और डैशिंग हैंडसम मेल कैरेक्टर बताती है और इस गेम में घुस जाती है। कुछ ही टाइम बाद लिली और इस कैरेक्टर की मुलाकात होती है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं गेम के अंदर, मतलब काइंड ऑफ रोमांटिक पसंद नहीं, एज अ फ्रेंड वाला पसंद। ओके, और कोइंसिडेंटली ये दोनों ही एक दिन एक सुपरमार्केट में मिल जाते हैं। वैसे तो ये एक दूसरे को उस वक्त बिल्कुल भी नहीं जानते हैं क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन गेम में अपनी रियल आइडेंटिटी शेयर नहीं करी है, लेकिन ये कोइंसिडेंस एक्चुअली एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता है इनकी रोमांटिक और कॉमेडी स्टोरी के लिए। सो अगर आपको एक ऐसी स्टोरी देखनी है जहाँ पे ना तो मेन कैरेक्टर दूसरे मेन कैरेक्टर को जानता है और ना ही यहाँ पे दूसरा मेन कैरेक्टर पहले फीमेल कैरेक्टर को जानता है, सो अगर ऐसा स्टोरी देखनी है जहाँ पे सब कुछ मिस्टीरियस हो बट फिर भी आपको आनंद आ जाए वो स्टोरी देखने में, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 1, कागुया-सामा लव इज वॉर। सो इस एनिमे में 2 कैरेक्टर है, कागुया एंड मियुकी। अब ये दोनों ही कैरेक्टर एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब दोनों क्रश तो करते हैं लेकिन एडमिट नहीं करना चाहते कि भैया मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये दोनों ही एडमिट नहीं करना चाहते और ये पूरा का पूरा एनिमे इसी के आगे पीछे रिवॉल्व करता है कि कैसे ये लोग एक दूसरे को ट्राई करते हैं कि भैया ये अब बोलेंगी ये अब बोलेगी। ये लोग रिडिकुलस आइडियाज लाते हैं एक दूसरे के लिए कि भैया इस तरीके से मैं करवाऊंगा तो ये एडमिट कर ही लेगी, और पूरे का पूरा एनिमे बस इसी चीज में निकल जाता है। हर एपिसोड में आपको एक नया आइडिया और एक कंप्लीटली हिलेरियस लेवल ऑफ कॉमेडी देखने के लिए मिलेगी और इसी वजह से इस एनिमे का नाम लव इज वॉर है। बिकॉज बेसिकली वो लोग लव शो करना चाहते हैं लेकिन दे आर फाइटिंग ईच अदर सो दैट दे कैन शो लव टू ईच अदर। या 2019 में ये सबसे फनीएस्ट एनिमे था। साथ साथ में इसको आपको रोमांटिक कॉमेडी भी देखने के लिए मिलेगी, पर क्योंकि इसका कॉमेडी वाला एक्सपेक्ट इतना ज्यादा अच्छा है कि सच में मजा आ जाता है। इस एनिमे के अंदर और भी सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी खुद की कॉमेडी है और खुद के रोमांस भी है। सो अगर आपको एक ऐसा एनिमे देखना है जिसके अंदर अत्यधिक लेवल की कॉमेडी हो और बहुत ही अति सुंदर लेवल का रोमांस हो, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। कौन सा टॉपिक आप लोगों को चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके ऊपर मैं अगले वीडियो के लिए काम कर सकूं। और बेसिकली मैं कहना चाहूंगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।